हेलो। नमस्कार दोस्तों। द लिशियम प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज 1 जून है और 1 जून को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम कराए हैं, जिसमें एक अपना विषय है सोशोलॉजी। इसका भी एग्ज़ाम था और हम जो सीरीज हल करने वाले हैं वो सेट बी है। सेट बी में जितने भी सोशोलॉजी के क्वेश्चन थे, अपन सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और वन बाय वन प्रश्न पत्र को देखेंगे। पहला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस अध्ययन में ग्रामीण समाज के अध्ययन में तुलनात्मक उपागम का प्रयोग नहीं किया गया है। अब तुलनात्मक उपागम का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसका सही आंसर है आपका योगेश अटल के द्वारा जो उनकी लिखित पुस्तक है द चेंजिंग फ्रंटियर ऑफ कास्ट। इसमें इस प्रकार का इन्होंने तुलनात्मक उसका प्रयोग नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है अपना, दो या दो से अधिक राष्ट्रों या सांस्कृतिक क्षेत्र के ग्रामीण जीवन के तुलनात्मक अध्ययन के लिए जिस उपागम का प्रयोग किया जाता है वह कहलाता है। तो जब तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं तो ये बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसको हम देखेंगे। इसको हम कंपैरेटिव अप्रोच ही कहेंगे, तुलनात्मक अध्ययन ही कहेंगे। ये मध्य प्रदेश का बहुत ही मतलब एक फेमस क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम कब पारित किया गया था। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम ये 1989 का है। मध्य प्रदेश के एक एक बच्चे को रटा होता है। आगे हम देखेंगे कि एक आसान क्वेश्चन फिर से है कि उत्तर संरचनावाद की व्याख्या करने के लिए किस विचारक ने डीकंस्ट्रक्शनिज्म यानी विखंडनवाद की बात की। तो वो जैक्स देरिडा है। जैक्स देरिडा विखंडनवाद की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों का क्या अनुपात है। तो वास्तविक अनुपात 943 है, लेकिन ये उसकी निकटतम आंसर 940 मान रहे हैं, तो अपन इसको ही अभी सही मान लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सदरलैंड के अनुसार अनुसार प्रतिष्ठित एवं सम्मानित पद के व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में किया जाने वाला अपराध क्या कहलाता है। व्हाइट कॉलर क्राइम, सफेद पोश अपराध किसको हम कहते हैं। अगला है कि अपराधी जन्मजात होते हैं। भाई बॉर्न क्रिमिनल की बात कौन करता है कि जन अपराधी बनाए नहीं जाते बल्कि अपराधी तो पैदा होते हैं। तो वो कौन है, सदरलैंड, सॉरी लम्ब्रोसो। जबकि सदरलैंड क्या कहते हैं कि अपराध जो है वो सीखा हुआ व्यवहार है। सदरलैंड कहते हैं कि अपराधी है वो तो जन्मजात होते हैं, इन्हें विरासत में ही अपराध मिलता है। किसने कहा है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा है कि विचलन भी समाज के लिए एक आवश्यक है। तो दुर्खीम जी कहते हैं कि समाज में एनोमी की बात दुर्खीम ने की है सर्वप्रथम, एनोमी की बात। और वो कहते हैं कि एनोमी जो है वो समाज में नॉर्मलेस स्थिति है, लेकिन कहते हैं जिस प्रकार समाज में प्रकार जरूरी है उसी प्रकार समाज में विचलन भी जरूरी है। विचलन मुक्त समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसा कौन कह रहा है, इमाल दुर्खीम कह रहे हैं। तो इसका आंसर भी दुर्खीम हो जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधा किताबों में मिलता है बेसिक। कि किसने कहा है कि अपराध देश के कानून के विरुद्ध किया गया अपराध है। गिलेन एवं गिलेन, गिलेन एवं गिलेन कहते हैं कि अपराध देश के कानून के विरुद्ध किया गया दुर्व्यवहार है। यानी जब हम कानून के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो वो क्या कहलाता है, अपराध कहलाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता न्यू फंक्शनलिज्म नव प्रकारवाद की नहीं है। भाई प्रकारवाद एक आयामी समाजशास्त्र की बात नहीं करता है। प्रकारवाद तो प्रकारवाद की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए आया था। तो इसने कहा था कि हम जब अध्ययन करेंगे प्रकारवाद का तो उसके बहुपक्षों को भी शामिल करेंगे। इसलिए नव प्रकारवाद एक पक्षीय समाजशास्त्र की व्याख्या, एक आयामी, एक यानी डिटर्मिनिज्म को नकारता है, किसी के एक पक्ष की बात नहीं करता। नव प्रकारवाद का सिद्धांत किसके क्रिया सिद्धांत का संशोधित रूप है। भाई मैक्स वेबर के वर्स्टेन, आप याद रखेंगे तो इसको कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा मैक्स वेबर। किसने कहा कि आधुनिकता एक अपूर्ण योजना है, मतलब रटा रटाया क्वेश्चन है यूजीसी नेट का। मॉडर्निटी इज अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट, ये है आपका हैबरमास। हैबरमास ने कहा है कि आधुनिकता क्या है, अभी अधूरा प्रोजेक्ट है। आप उत्तर आधुनिकता की बात कर रहे हो, आधुनिकता की बात कर रहे हो, अभी तो पूरी तरह से ये समाज में आई ही नहीं है। सफेद पोश अपराध, फिर से क्वेश्चन पूछ लिया भाई, सफेद पोश अपराध से कौन जुड़ा हुआ है। तो सफेद पोश अपराध से सदरलैंड जी जुड़े हुए हैं। पीजीटी लेवल के प्रश्न दे दिए इस बार तो। खैर किसने कहा है कि उत्तर आधुनिक समाज एक उपभोग समाज है। वर्डिलार्ड कहते हैं कि उत्तर आधुनिक समाज कैसा है, एक उपभोक्ता मूलक समाज है, एक उपभोग समाज है। अपराध क्या है भाई, असामाजिक व्यवहार है। अपराध क्या है, क्राइम क्या है, एक असामाजिक व्यवहार है। अगला प्रश्न हम देखते हैं
कि असहभागी अवलोकन का प्रयोग भारत में अधिकतर किसने किया, तो इसका सही आंसर मिल रहा है एम.एन. श्रीनिवास, लेकिन फिर भी अपन इसको किस पे रख लेंगे, डाउट पे रख लेंगे, लेकिन एम.एन. श्रीनिवास सही निकलने की संभावना अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र अवलोकन की अवस्था नहीं है? भाई जब आप क्षेत्र अवलोकन पर जाओगे तो वहां ROL का क्या करोगे, यानी यहाँ पर रिव्यू ऑफ लिटरेचर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, यह किसने तर्क दिया कि नव प्रकारवाद एक विकसित सिद्धांत की बजाय एक प्रवृत्ति है? टेंडेंसी की बात कौन करता है? भाई जेफरी अलेक्जेंडर ने कहा कि नव प्रकारवाद कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये तो प्रकारवाद में हमने संशोधन किया, इसको उन्होंने केवल एक प्रवृत्ति बताई है। निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रारूप समष्टि नहीं है? शोध प्रारूप समष्टि नहीं है तो विस्तृत प्रशासनिक प्रक्रियाएं रिसर्च डिजाइन में इनका कोई उपयोगिता नहीं रहती। नव प्रकारवाद की अवधारणा किसने दी? भाई क्या आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये जेफरी अलेक्जेंडर ने इसको बताया। न्यू फंक्शनलिज्म से पेपर भर दिया है, सफेद को संक्रांत से भर दिया। आगे देखते हैं, भारत में सामूहिक सौदेबाजी की विफलता के लिए अनेक कारण हैं, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तरदायी नहीं है? भाई सामूहिक सौदेबाजी अशिक्षा के कारण हो जाती है, सौहार्दपूर्ण संबंधों के अभाव के कारण भी हो जाती है तृतीय पक्षों में, लेकिन अगर मजबूत श्रम संघ होगा तो सामूहिक सौदेबाजी में ये तो सहायक है। वो कह रहा कौन सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है। ये थोड़ा 22 वाला है जो इसको अपन डाउट पे रखेंगे, लेकिन फिर भी इसका सही आंसर आपका टिस्को आएगा कि निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा गठित वर्क्स कमेटी को भारत में श्रमिकों की भागीदारी के शुरुआती प्रयासों में से एक के उद्धृत किया जा सकता है, तो इसका टिस्को आंसर सही हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि निम्न सामान्य रूप से किसको मानवीय संबंधों उपागम का जनक कहा जाता है, तो एल्टन मेयो को मानवीय संबंध उपागम का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना 24 नंबर का। 24 में पूछ रहे हैं कि पूर्व औद्योगिक समाज में प्राथमिक संस्था के रूप में कौन सी संस्था अपने सदस्यों से संबंधित शैक्षणिक, मनोरंजन और यहाँ तक कि धार्मिक कार्यों का भी ध्यान सदस्यों के अरे भाई ये क्या कोई क्वेश्चन थोड़ी ना, इसमें क्या आ जाएगा, परिवार, फैमिली। ठीक है, आसान पेपर बना दिया। नेक्स्ट देखें, इसको अपन डाउट में रखेंगे, लेकिन इसमें गांधी सही निकलेगा कि निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की, तो ये महात्मा गांधी इससे जुड़े हुए थे। बाकी ऑप्शन थोड़े निकटवर्ती नहीं लग रहे हैं, महात्मा गांधी उससे जुड़े हुए। अगला देखते हैं कि एनईपी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 का क्वेश्चन आया कि आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर उच्चतर गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार निम्नलिखित में से किसमें उपलब्ध कराया गया है, तो ये दीक्षा पोर्टल पर कराया गया है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में औद्योगिक विकास की एक समस्या नहीं है, तो पूंजी की कमी भाई समस्या है, औद्योगिक बीमारी रुग्णता एक समस्या है, दोषपूर्ण नियोजन समस्या है, लेकिन उच्च क्षमता का उपयोग स्थापित क्षमता का उच्च उपयोग इसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद NHERC की भूमिका क्या है, तो इसका सही आंसर है चिकित्सा और कानून को छोड़कर उच्च शिक्षा के क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना आदि चीजें शामिल इसमें। 29 नंबर का क्या है कि निम्नलिखित में से किसने व्यवसाय और आय के स्रोत, घर के प्रकार, निवास क्षेत्र का प्रयोग करके वर्गों की पहचान करने के लिए प्रास्थिति विशेषताओं का एक सूचकांक तैयार किया है? वार्नर और उनके सहयोगियों ने इस प्रकार को बनाया। अब ये एम.एन. श्रीनिवास का प्रश्न पूछ लिया है, आसान है कि कौन सा शब्द उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके तहत एक जाति के सदस्य उच्च स्थिति वाली जातियों के अनुष्ठानों, घरेलू और सामाजिक प्रथाओं को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, तो भाई हम उसको संस्कृतिकरण कहते हैं, संस्कृताइजेशन कहते हैं। किस धर्म में 5 के तो ये सब सिख धर्म से संबंधित है, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, जब आर्टिकल 25 पढ़ते हैं तो वहां पर भी सिख धर्म को हम लोग थोड़ा देखते हैं, तो वहां पर ये सब चीजें मिल जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस सामाजिक विचारक ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स में सामाजिक परिवर्तन का पेंडुलम सिद्धांत दिया? भाई सौरभ ने दिया, इसमें क्या करना है। सोशल एंड कल्चरल डायनामिक पुस्तक किसकी है, कोई भी बता, बच्चा समाजशास्त्र का बता दिया। इंडियन सोसाइटी कंटिन्यूज एंड चेंज किसकी है भाई? इंडियन सोसाइटी कंटिन्यू योगेश अटल जी की ये पुस्तक है। इंडियन सोसाइटी कंटिन्यू एंड चेंज किसकी पुस्तक है? योगेश अटल की पुस्तक है।
निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विचारक सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत से संबंधित है? स्पेंगलर तो चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है। स्पेंसर ने समाज का उद्विकासीय सिद्धांत दिया। अगस्त कॉम्टे ने बौद्धिक विकास के आधार पर समाज को समझाया। मार्गन ने परिवार की उत्पत्ति के 5 अवस्थाएं बताई। यानी ये लोग प्रत्यक्ष रूप से उद्विकास से जुड़े हुए हैं, स्पेंगलर इससे नहीं जुड़ा हुआ है। अगला देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख सिद्धांतों में से एक नहीं है? तो इसका डी आंसर हो जाएगा कि यह प्रत्येक पीढ़ी के साथ ऐच्छिक रूप से बदलता है। आगे देखते हैं, वर्ण क्या है? तो वर्ण भाई कार्य के आधार पर समाज का 4 श्रेणियों में विभाजन, हम उसको वर्ग कहते हैं। सारे ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, समझा के फिर सॉल्व करवाऊंगा कभी। किसने स्तरीकरण को लोगों के विभिन्न समूहों के बीच संरचित असमानता की बात एंथनी गिडेंस करते हैं, किंग्सले डेविस नहीं करते हैं। आगे देखते हैं कि किसने प्रगति का तात्पर्य केवल दिशा नहीं बल्कि उसके अंतिम लक्ष्यों की ओर निर्देश हुआ है? मैकाइवर एवं पेज ने इस प्रकार की बात की है। आगे हम देखते हैं इसमें कि भारत का संविधान किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों को संरक्षण देता है? 29 के तहत अल्पसंख्यकों को संरक्षण देता है। ग्रामीण विकास में माइक्रो फाइनेंसिंग की प्रमुख भूमिका क्या है? भाई वित्तीय सेवाओं का जो मार्जिनाइज क्षेत्र हो गए, यूजीसी नेट में ये टर्म आता है, जो मार्जिनलाइज्ड एरिया है उसके में वित्तीय क्षेत्र की सेवाओं का विस्तार करना, वहां तक पहुंचाना क्या कहलाता है? माइक्रो फाइनेंसिंग की मुख्य भूमिका। ग्रामीण बैंक इसीलिए तो बनाई जाती है। आगे हम देखते हैं 1928 का बारदोली सत्याग्रह किसान आंदोलन, कई बार पढ़ा चुके हैं अपने यूजीसी नेट में, उससे ही पूछ सकते हैं कि 1928 का बारदोली आंदोलन मुख्य रूप से किसके विरोध में प्रारंभ किया गया था? तो ये किसानों पर अन्यायपूर्ण जो कराधान यानी टैक्स लगाया गया था उसके विरोध में इसको प्रारंभ किया गया था। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे 42 क्वेश्चन कि अंत्योदय योजना जो है, अंत्योदय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें यही सत्य है कि यह स्थायी आजीविका संवर्धन एवं वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को कम करने पर केंद्रित थी। आगे देखते हैं कि एलिनेशन एंड फ्रीडम द फैक्ट्री वर्क्स एंड हिज इंडस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही है अपना आंसर 43 का बी, रॉबर्ट ब्लानर इसके सही है। आगे देखते हैं कि औद्योगिक व्यवस्था में व्यक्ति नहीं अपितु संगठन ही उत्पादक है। औद्योगिक तो इसका पीटर ड्रैकर ही आ रहा है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, शायद पहले किसी एग्जाम में आया है कि औद्योगिक व्यवस्था में व्यक्ति नहीं अपितु संगठन ही उत्पादक है। तो ये पीटर ड्रैकर, बहुत क्वेश्चन रिपीटेड है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ नया है। फिर हम आगे देखेंगे 45 नंबर का क्वेश्चन है अपना कि किसने यह बताया है कि नौकरशाही में गैर नौकरशाही नेता होते हैं? भाई इस प्रकार की बात रॉबर्ट प्रीस्थेमस ने की है, ये सीधा गूगल पर मिल रहा है, नया क्वेश्चन है। लेकिन यह किसने बताया कि नौकरशाही में गैर नौकरशाही नेता होते हैं? तो रॉबर्ट प्रीस्थेमस इसकी बात करते हैं। आगे देखते हैं कि आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था के संरचनात्मक आधार क्या है? तो भाई श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, संपत्ति, मुद्रा विनिमय, बाजार व्यवस्था, पेशा आदि, ये सब चीजें इसमें शामिल। किसका यह मानना था कि औपचारिक संगठन में 3 आधारभूत, जब 3 आधारभूत की हम लोग बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा एल उर्विक। एल उर्विक ने 3 आधारभूत चीजों की बात की है, लाइसेंसिंग संबंधों की बात की है, विशेषज्ञता की बात की है, और इन्होंने सामान्य स्टाफ की बात। आगे देखते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश में शुरू की गई राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में क्या है? कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद गरीब परिवारों को लगभग 20,000 की एक मुश्त सहायता देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। आगे देखते हैं भाई, ये पूछ रहा है किसने स्वैच्छिक संगठन फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का गठन किया? तो ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, गूगल पर सर्च किया तो यही ऑप्शन आ रहा है कि डॉक्टर आवाबाई बाडिया तथा धनवंती रामा राव ने इसका मतलब इसका गठन किया था। फिर पूछ रहा है कि कौन सा संवैधानिक प्रावधान पंचायती राज संस्थाओं को कराधान एवं वित्तीय स्वायत्तता के माध्यम से राजस्व उत्पन्न कराने का अधिकार देता? 243 एच यानी जे, 243 जे यानी 243 जा, यहाँ पर एच अपन कर देंगे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू होने के बाद 1994 में पंचायती राज चुनाव कराने वाला पहला राज्य अपना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसमें आ जाएगा। आगे देखते हैं भाई, मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य क्षेत्र में कितने जिले थे?
तो एक जगह है इसमें जो बहुत पुस्तक चलती है मध्य प्रदेश में, उसमें हमें मिल रहा है 16, जबकि हम गूगल पर देख रहे हैं तो उसमें 18 मिल रहा है। तो आप अभी परीक्षा धाम के अनुसार 16 इसको मान लीजिए, वो सही माना जाएगा। ठीक है, फिर भी इसको डाउट में रखेंगे तो कोई बड़ी चीज नहीं है। 53 क्वेश्चन है कि 2021 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए भील जनजाति कलाकार का नाम क्या है? तो भूरी बाई इनका नाम है। मध्य प्रदेश में पोषण आहार योजना के प्राथमिक लाभार्थी कौन है? तो गर्भवती महिलाएं, 6 महीने से लेकर 6 वर्ष की आयु के बच्चे और कुपोषित बच्चे, ये आपको याद रखना है। योजनाएं भी पूछ ली गई हैं। मध्य प्रदेश में विशेष और आवासीय शैक्षणिक सोसाइटी MPSARAS की देखरेख कौन सा विभाग करता है? तो जनजातीय कार्य विभाग इसकी देखरेख करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस कमेटी ने स्वनियंत्रित उपपागम की आलोचना की और जानबूझकर परिवार को सीमित करने की वकालत की? तो ये भोरे कमेटी इससे संबंधित है, तो ये आपको याद भी रखना है अगले एग्जाम के लिए। अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गर्भ की चिकित्सा समापन अधिनियम 1971 मेडिकल डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1972 को ये लागू किया गया था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने कितने सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को बनाया? तो इसमें आ जाएगा भाई 12 सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की रूपरेखा इन्होंने बनाई थी। फिर वो कह रहा है कौन कौन विश्वास करता है कि बच्चे होने का निर्णय 3 चरों जोड़ों की प्राथमिकता यानी दंपतियों की, इसकी कीमत व्यवस्था और इसके संसाधनों का प्रकार। तो इस प्रकार की बात आपके कहते हैं गुइलार्ड ने इस प्रकार की बात की। अगला अपना प्रश्न है कि 1971 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में क्या बदलाव आया है? तो 2.2 से घटकर 1.1 पर ये आ गई है। अगला देखते हैं भाई प्रश्न हमारा 61 नंबर का क्या प्रश्न कह रहा है? कह रहे डेविड और ब्लैक ने प्रजनन क्षमता को सीधे प्रभावित करने वाले कारकों को क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है निकटवर्ती निर्धारक, इसका आंसर सही हो जाएगा निकटतम निर्धारक को इन्होंने इसमें सही माना है। फिर आगे वो कह रहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का दीर्घकालिक लक्ष्य किस वर्ष तक स्थिर जनसंख्या प्राप्त करना है? तो 2045 तक हमें क्या करना है? स्थिर जनसंख्या को प्राप्त करना है। 63 प्रश्न है कि भारत में जनगणना ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा 1867 से 1872 के बीच प्रारंभ हुई और नियमित 10 वर्षीय जनसंख्या, भैया ये आसान क्वेश्चन है, जीएस का क्वेश्चन है, 1981 इसमें अपन लोग सही मान लेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है? तो अपन मोटा मोटी पढ़ लेते हैं 69 और 31 वहां, तो लेकिन अपन यहाँ पर 69 के लगभग कौन है 68.84, ये सही हो जाएगा। किसी जनसंख्या में प्रजननशीलता को मापने का सबसे सरलतम तरीका कौन सा है? तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा असंशोधित जन्म दर। प्रजननशीलता को मापने के लिए क्या है? असंशोधित जन्म दर। आगे देखते हैं स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किस मंत्रालय को दी गई है? तो इसकी जो जिम्मेदारी दी गई है वो पंचायती राज मंत्रालय को दी गई है। किसको दी गई है? पंचायती राज मंत्रालय को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। आगे देखते हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का जो संबंध है वो किस मतलब कब आधिकारिक रूप से इसे कब घोषणा की गई? तो इसका 28 जनवरी गूगल पर मिल रहा है, लेकिन एक जगह ये भी मिला है कि 5 मार्च 2023, लेकिन अभी 28 जनवरी अपन मान के चलो, आयोग देखते हैं फिर क्या सही मानते हैं। ठीक, मध्य प्रदेश सरकार किस वर्ष तक सुपोषित मध्य मध्य प्रदेश सरकार किस वर्ष तक सुपोषित मध्य प्रदेश के विजन को प्राप्त कर लेगा? तो ये 2030 तक हम इस प्रकार के विजन को क्या कर लेंगे? अचीव कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि मध्य प्रदेश में कुपोषण को दूर करने के लिए समर्पित राज्य स्तरीय मिशन का नाम क्या है? अटल बाल अटल बाल अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन इसका नाम है। अगला देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की सभा ने पोषण के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक 15 से 25 का दावा कब किया था? तो 15 से 25 का दावा किया था 1 अप्रैल 2016 को, ये याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आगे देखते हैं भाई मध्य प्रदेश में लोक सेवा गारंटी अधिनियम को संयुक्त रूप से कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है? तो इसे प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया है UNPSA अवार्ड 2012 वाला, सही हो जाएगा। गौड़ जनजाति में 7 देवताओं के गोत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ध्रुवा के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना
आगे हम देखते हैं कि बैगा जनजाति के लारू काज अनुष्ठान में फुलेरा किससे संबंधित है? बीमार व्यक्ति द्वारा बनाई गई बेलपत्री। ये ठीक है, थोड़ा सा जनजाति क्षेत्र से आ गया है, लेकिन हमें इसको याद रखना है। पद्मश्री से सम्मानित सैली होलकर ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया? तो महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक उद्यमिता के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया है। अगला हम देखते हैं 75 क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर आधुनिकता अराजकतावादी इच्छा के समान है जो इतिहास के सात्यत को विस्फोटित करना चाहती है। ये हैबरमास का कथन है। ठीक है, ये किसका कथन है? हैबरमास का कथन है। प्रथम दृष्टया मुझे हटिंगटन लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये कथन किसका निकला? हैबरमास का कथन है। निम्नलिखित में से किसने सकारात्मक जांच एवं निवारक जांच, ये सब माल्थस कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण के दो तरीके हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। नकारात्मक तरीके, सकारात्मक तरीकों की बात माल्थस ने अपनी जनसंख्या थ्योरी में की है। बहु बहुविध आधुनिकताओं की धारणा किसने प्रतिपादित की? तो ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये आइस जैन स्टैंड ने इस अवधारणा को, ये नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन कभी पहले आया नहीं, लेकिन अपन याद रखेंगे अब कि बहुविध आधुनिकताओं की धारणा किसने दी? आई जैन स्टैंडर्ड ने ये स्टैंड ने ये दिए। निम्नलिखित विचारकों में से किसने जनसंख्या समस्या पर अपने विचार नहीं दिए? तो इसमें डेकार्ट्स आ जाएगा कि डेकार्ट्स ने जनसंख्या की समस्या पर अपने विचार नहीं दिए। किसने सोचा था कि जन्म नियंत्रण या विवाह के अंतर्गत जन्म को सीमित करने का कोई भी तरीका अनैतिक है, यदि उसका मानना था कि जन्म दर को कम करने का सबसे अच्छा तरीका कौन है? विलंबित विवाह है। तो इस प्रकार की बात भी कौन कर रहा है? माल्थस ही कर रहा है। पहले मुझे कीन से लग रहा था, लेकिन सही आंसर कौन है? माल्थस। चलो आगे देखते हैं हम लोग कि संपोषणीय या धारणीय विकास के लिए संस्कृति का तर्क किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो संस्कृति का तर्क जो है वो स्टावेन हेगन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मूल समुदायों के सशक्तिकरण की प्रक्रिया जो आर्थिक संसाधनों के स्वामित्व और प्रबंधन में प्रजातीय असमानता को कम करती है, उसको कहते हैं अपन लोग इंडिजीनियस यानी स्वदेशीकरण की प्रक्रिया, इसको कहते हैं। किसने कहा है कि विकास को न्याय, संपोषकता और समावेशन को सुनिश्चित करना चाहिए? यह जो कथन है आपका, इसको कहा है डेविड फोर्डेन ने। किसने कहा है? डेविड फोर्डेन ने इस कथन को माना है। आगे देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से किसने आधुनिकता की चार आधारभूत, भाई ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो आधुनिकता के चार आधारभूत आयामों की बात किसने की? एंथनी गिडेंस ने की है। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में गरीबी का कारण नहीं है? तो समावेशी आर्थिक विकास का अभाव बिल्कुल कारण है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल कारण है, बेरोजगारी और अल्परोजगार बिल्कुल है, लेकिन भूमि सुधार का क्रियान्वयन इसका कारण नहीं हो सकता। भूमि सुधार तो होना चाहिए भाई। अगला प्रश्न हमारा बन रहा है कि सेकेंडरी डेटा के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो सेकेंडरी डेटा के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह है कि यह पाठ रिपोर्ट की तुलना में अधिक स्थान घेरता है, ये इसका गलत आंसर है। चलो भाई, कौन सी सैंपल आकार के आवंटन का निर्णय लेने की विधि नहीं है? तो इसका असमान आवंटन इसकी विधि नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विलियम फूड वाइट द्वारा किया गया अध्ययन स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ एन इटालियन स्लम का उदाहरण क्या है? तो ये पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन का उदाहरण है, यानी प्रतिभागी अवलोकन का उदाहरण है। घटना योत्तर मूल्यांकन के कितने चरण होते हैं? तो इसके 9 चरण होते हैं, याद रखना है कि जो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होती है उसके कितने चरण होते हैं? 9 चरण होते हैं। फिर अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि डैश में पूर्व निर्धारित प्रश्नों की एक सूची होती है जिसके उत्तर भरने के लिए उत्तरदाता से कहा जाता है, इसे हम लोग क्वेश्चन आयर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नावली कहते हैं। आगे देखते हैं भाई कि बड़े डेटाबेस को संभालने के लिए मीट्रिक बहुआयामी स्केलिंग एमडीएस में आमतौर पर किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो इसे कहते हैं गुडनेस ऑफ फिट फिल्टरिंग कहा जाता है। गुडनेस ऑफ फिट फिल्टरिंग इसको कहते हैं। अंतः वस्तु विश्लेषण आ गया, बस आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कंटेंट एनालिसिस तो आप आंख मीच के क्या लगाएंगे? बैरलसन लगाएंगे। आगे चलो, फिर वो कह रहा है कि गुच्छन क्लस्टरिंग की उत्पत्ति किस विषय में जुबिन और स्ट्रोयोन के द्वारा की गई थी? तो ये साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में इसका प्रारंभ किया गया था। आगे देखते हैं हम
कि स्तरीकृत नमूनाकरण दृष्टिकोण सबसे अधिक प्रभावी जब होता है जब तीनों शर्तें पूरी होती हैं। इनमें से कौन सा गलत है? तो ये वाला गलत हो जाएगा कि स्तरों में परिवर्तनशीलता अधिक होती है। स्तरों में परिवर्तनशीलता अधिक है तो हमें स्ट्रेटिफिकेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब कम है तो हम स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं। जनसंख्या में जब कम स्पष्ट नहीं होता है उनका बांटना तो हम स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं। अधिक है तो हमें स्तर बनाने की आवश्यकता ही नहीं। खैर, समझने का नहीं है बस। अभी तो यहाँ पर सही उत्तर देखते हैं हम लोग। सर्वेक्षण बटन की सबसे सस्ती और प्रभावी विधि कौन है? ईमेल सर्वेक्षण। इसको ईमेल के माध्यम से भेज दो तो सस्ती भी है, प्रभावी है, लोग जल्दी जवाब भी दे देते हैं। आगे देखते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि प्रायस्थिति का तात्पर्य, प्रायस्थिति शब्द आगे आप कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बटन लगाओ। निम्नलिखित में से किसे अर्जित प्रायस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? विवाहिक। विवाहिक साथ ही अर्जित प्रायस्थिति। जाति तो आप अर्जित नहीं है, ये तो हमें मिलती ही है। आयु भी हमें मिलती है, लिंग भी हमें मिलता है, हम इसको बदल नहीं सकते, तो यही सही हो जाएगा। समुदाय के मुख्य आधार क्या है? भूभाग भी है और सामुदायिक भावना भी है। एक प्राथमिक समूह एक लघु लघु समूह है जिसके सदस्य व्यक्तिक और स्थानीय संबंध, ये सब कूले हैं। प्राथमिक समूह आ गया तो इस पर बहुत चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं है। किसी विशिष्ट परिस्थिति से संबंधित विभिन्न भूमिकाओं को जब संयुक्त किया जाता है तो हम इसे रोल सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रोल सेट कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ से प्रश्न थोड़े फिर सरल हो गए हैं कि निम्नलिखित में से उस परिप्रेक्ष्य को पहचानिए जिसमें हमें अपने जीवन के अवसरों और बाधाओं, भाई संघर्ष सिद्धांत है, प्रकारवाद थोड़ी ना बताएगा ये सब। व्हाट इज सोशियोलॉजी? एलेक्स इंकल। अब इस पर क्या ही चर्चा करें, आसान प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसी मानदंडों के प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? विश्वास, प्रवृत्ति, आदतें, ये सोशल नॉर्म्स नहीं है। समाज शास्त्र को संस्थाओं का विज्ञान, हिमाल दुर्खीम ने कहा है। कहा समाज सोशियोलॉजी से समाज, किसने कहा है? हिमाल दुर्खीम ने कहा है। डैश समाज के सदस्यों द्वारा निर्मित विचारों की अमूर्त दुनिया, तो इसमें भाई अभौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति की बात हो रही है। आसान प्रश्न है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ग्राम सभा को पंचायती राज प्रणाली पर आधारित मानता है? तो 73वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ो। ग्रामीण समाज में ग्राहक संरक्षण द्वितीय संबंधों का वर्णन करने, जजमानी शब्द, अरे भाई विलियम वाइजर। चलो, कृषि आधारित सामाजिक संरचना की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो आपको क्या लगता है? भूस्वामित्व और कृषि पर आधारित हायरार्की। बस खत्म करो इस क्वेश्चन को। फिर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज प्रणाली का एक प्रमुख कार्य है? ग्रामीण विकास और स्थानीय शासन। 1917 के चंपारण आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? कि भाई अकाल के कारण बड़े पैमाने पर फसल खराब हो जाने के बाद बावजूद भी सरकार उदासीन थी। ये सब नहीं, बल्कि क्या है, जबरन नील की खेती इसमें करवाई जा रही थी। तो ये इसका 109 का ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 110 का आंसर जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा 1973 1993 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू की गई स्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं था? इसका बिल्कुल सी सही है। सीमांत एवं भूमिहीन किसानों के बीच अधिशेष भूमि वितरित करने के लिए लागू। आगे देखते हैं हम कि ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए कौन से महत्वपूर्ण है? तो ये 2 3 ये बिल्कुल सही है, यानी इसका डी आंसर सही हो जाएगा। मजदूर मंजिल नामक परियोजना का विकास किसने किया? एस के डे ने किया था। ये किसने किया था? एस के डे ने किया था। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। ग्रामीण एवं शहरी समुदायों के मध्य संबंध को भाई रूरल अर्बन कंटिन्यूम कहा जाता है। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक परिवर्तन को आर्थिक विकास की पूर्व शर्त माना है? तो सांस्कृतिक परिवर्तन को आर्थिक विकास की पूर्व शर्त मैक्स वेबर ने माना है। ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था। आदमी ने नया क्वेश्चन आया, नया नाम लगा दिए, समझ रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि विकास में महिलाओं के स्थान के बारे में पहला महत्वपूर्ण कथन किसने दिया था? तो ये सैंड्रा हेड्रिक्स ने ही दिया था। ये आंसर सही। भारत में समाजशास्त्र को निम्नलिखित में से किन मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? तो बौद्धिक, व्यावसायिक और शैक्षणिक पर सामना करना पड़ रहा है। धारणीय विकास अवर कॉमन फ्यूचर इस रिपोर्ट में आया था 1987 में। प्रथम आर्थिक वृद्धि का व्यवस्थित सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो व्यवस्थित सिद्धांत एडम स्मिथ ने प्रस्तुत किया था। आगे देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांतकार विश्व व्यवस्था सिद्धांत वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी से जुड़े हुए हैं? तो ए जी फ्रैंक, आई वॉलस्टीन, एन और
समीर अमीन इससे जुड़े हुए हैं। 112 का देखते हैं हम लोग कि किसने तर्क दिया कि वैश्विक ताकतें जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी है। अब भाई सूचना प्रौद्योगिकी आ रहा है, नेटवर्क समाज आ रहा है, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। 121 में देखते हैं हम कि अविकसित देशों पर मुक्त व्यापार के प्रभाव के बारे में विपरीत सिद्धांत को किसने चुनौती दी। इसका आंसर है गुन्नाल मिडल। आगे फिर हम देखेंगे 122 का कि ने डैश ने स्पष्ट किया कि विकसित देशों का विकास अल्प विकसित देशों को गरीब बनाता है। उनके ये भी किसका है, गुन्नाल मेडल का ही कथन सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 123 नंबर का कि ये हीगल से प्रभावित है कि मीड ने यह विचार कि चेतना और समाज द्वंद्व रूप से उद्भूत होते हैं, तो ये हीगल का है। निम्नलिखित में से घरेलू हिंसा दंडनीय अपराध है, ये किसने कहा है, 1978 ए में कहा गया है। दहेज निषेध अधिनियम कब का है, 1961 का है। दहेज निषेध अधिनियम कब का है, 1961 का है। निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी का आयाम नहीं है, तो भाई मनोरंजन के विकल्पों का अभाव गरीबी का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये सब इससे चीजें जुड़े हुए हैं। जीविका के रणनीतिक अभाव, संसाधनों तक सीमित पहुंच, अशिक्षा, कुंठा की भावना, ये सब। राल्फ डेरेनडार्फ वाला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। जब समूह के हित प्रकट एक दूसरे से टकराते हैं तो वहां पर संघर्ष होता है। अब इन्होंने स्पष्ट नहीं बताया, शक्ति सत्ता शब्द का प्रयोग नहीं किया, तो अपन को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था छात्रों को, खैर कोई बात नहीं। अब हम 128 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने बताया कि वैज्ञानिक सत्य के मूल में विश्वास मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है, तो ये सब कथन किसके हैं, मैक्स वेबर जी के ही हैं। आगे देखते हैं जीएस गुरी की पहली पुस्तक क्या है, तो भारत में कास्ट एंड रेसेस इन इंडिया, ये जीएस गुरी की प्रथम पुस्तक है। आगे देखते हैं कि मार्क्स के अनुसार वेतन श्रम मूल रूप से होते हैं, कैसे होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। ठीक, चलो। निम्नलिखित में से किसने समाज में प्रगतिशील परिवर्तन का वर्णन करने के लिए विकासवादी सिद्धांत का उपयोग किया। अब जो विकासवादी सिद्धांत आ गया है, बस यहीं से अगर आप पकड़ लोगे तो ठीक है, और यह कथन किसका है, टालकट पार्सन्स का है। निम्नलिखित में से किसने समाज को एक वस्तुपरक वास्तविकता, सामाजिक तथ्य की विशेषताएं बता रहे हैं, तो ये कौन बता रहा है भाई, ये मालदुर्की बता रहे हैं। क्या ज्यादा इस पे समझने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे बढ़ो 133 शब्द, 133 क्या कह रहा है, शब्द का तात्पर्य आजीवन सामाजिक अनुभव से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी मानवीय क्षमताएं विकसित करता है और संस्कृति को सीखता है। भाई संस्कृति को सीखेंगे तो हम क्या कहेंगे, उसे सोशलाइजेशन हो रहा है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण की एजेंट नहीं है, भैया मौसम एजेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलो, निम्नलिखित में से सामान्यकृत जनरलाइज्ड अदर एंड स्पेसिफिक अदर की अवधारणा किसकी है, जीएच मीड की है। देखते हैं भैया, आगे भी चलते हैं। जिस संस्कार में बच्चों के बाल पहली बार काटे जाते हैं उसको क्या कहते हैं, चूड़ा कर्म की संज्ञा दी जाती है। फिर हम निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक समूह की भौतिक विशेषताएं नहीं है, तो शारीरिक समूह सम्मति है, संबंधों की अवधि है, लघु है, ये सब चीजें हैं, लेकिन प्रवृत्ति इसमें नहीं आएगी। दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धर्म का प्रमुख कार्य नहीं है, आध्यात्मिकता से मुक्ति ये प्रमुख प्रकार नहीं है। दुर्खीम का सिद्धांत द रूल्स ऑफ द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ 1912 अपनी पुस्तक में इन्होंने धर्म के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक व्यवस्था में प्राकृतिक संसाधन एवं वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन निजी, अरे भाई पूंजीवादी व्यवस्था होती, ठीक है, संसाधनों पर निजी स्वामित्व हो रहा है ना, अगर राज्य का स्वामित्व हो जाता तो वो कैसी हो जाती, समाजवादी व्यवस्था हो जाती, कल्याणवादी। हम कल्याणवादी पूंजीवादी नहीं, समाजवादी कहते हैं उसको, लेकिन इसका आंसर क्या है, ये सही है, पूंजीवाद, क्योंकि निजी स्वामित्व। युगल समूह की बात कौन करेगा भाई, युगल समूह आ गया, अंतःक्रिया बड़े समूह की तुलना में गहन, ये सब जॉर्ज सिविल का कथन है, इनको जॉर्ज सिविल लगा के आगे बढ़ना है। बिलूमन ने अपनी सिंबॉलिक इंटरेक्सिज्म में 3 बुनियादी आवश्यकताओं की बात की है। अब बुनियादी आवश्यकताएं क्या है उसको क्लास में बताएंगे, यहाँ केवल आंसर देखिए। फिर आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन राधा कमल मुखर्जी द्वारा उल्लिखित सामाजिक पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा नहीं है। भाई प्रत्यक्षवाद से राधा कमल मुखर्जी नहीं जुड़े हैं, बाकी इन सब चीजों को इन्होंने पारिस्थितिकी यानी सोशल इकोलॉजी में इस सबको बताया है। आगे देखते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कौन सा महत्वपूर्ण आंदोलन प्रारंभ किया था। दलितों के मंदिर प्रवेश से संबंधित है, इसको आप सही मानेंगे कि दलित अधिकार के लिए वंचित मंदिर प्रवेश सत्याग्रह, ये इसका सही हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं कि एम एन श्रीनिवास की जो संरचनाकरण की अवधारणा ब्राउन साहब से बहुत अधिक प्रभावित थे। चलो भाई, बेवर ने कितने प्रकार की सामाजिक क्रियाएं बताई, 4 प्रकार की, आज की ही क्लास में पढ़ाया था, तो ये बात भी क्लियर है।
मानव चेतन स्वायत्त और क्रिया की विशिष्ट समाजशास्त्रीय विवरण किसने विकसित किए? तो भाई ये तो भाई जीएच मीड हो जाएगा, इसमें ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है नहीं। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर नार्डेल है भाई, भूमिका संरचना ये सब थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, खत्म कहानी। साक्षात्कार पारस्परिक विचार विमर्श की एक प्रक्रिया, गुड एवं हॉट, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन भी आए हैं। और वैज्ञानिक शोध का प्रथम चरण क्या रहेगा? तो वैज्ञानिक शोध का प्रथम है कि समस्या का निर्धारण कर लेना वैज्ञानिक चरण का प्रथम उद्देश्य होता है, प्रथम चरण होता है। तो इस प्रकार से हमने आपका जो आज असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था एमपी में सोशोलॉजी का, उसके अपन लोगों ने 150 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। एक दो प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं तो आप उनको डाउट की श्रेणी में रखें, बाकी आप एक औसत एवरेज अपना जांच कर सकते हैं यहाँ से। हमने कई सोर्स से इसको मिलाया है, उसके बाद आपके सामने प्रस्तुत किया है। बाकी आप देखें और अपनी समझ के अनुसार अगर लगे कोई प्रश्न है तो उसको डाउट में रखें, अपनी समझ के अनुसार उसको जोड़ सकते हैं। अब ठीक है, इसके बाद हम आपसे अगले सेट के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्कार।